नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज देख पा रहे हैं जैसा आप आज जो वीडियो है ये कक्षा 7वीं के सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चे ये देख पाएंगे कि आपके कितने सवाल जो है वो सही है और आप जज कर पाएंगे कि आपका जो स्कोर है वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आप बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पेपर है ये लेवल 2 का पेपर है, हमारे सामने लेवल 2 का है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 60 है, 2.5 घंटे का पेपर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। तो सीधा हम प्रश्नों पे चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, कहता है कि किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी का वह संकरण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है जैवमंडल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। वाराणसी शहर किस नदी के तट पर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। बहुमत प्राप्त करने वाले शासक दल को क्या कहते हैं। वो शासक दल जो बहुमत प्राप्त कर लेता है वो कहलाता है क्या, सत्ताधारी दल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे है प्रश्न नंबर 5। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है। तो मानस कहाँ पर है, ये है हमारा आसाम में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए, अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया है, कहता है इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो इमामबाड़ा जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। तो जो बी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 आगे कहता है इनमें से किस राजा ने जंतर मंतर बनवाया था। तो कौन सा राजा था जिसने जंतर मंतर बनवाया था, ये थे सवाई जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कहता है इनमें से कौन सा पर्यावरण का एक घटक है। तो पर्यावरण का घटक कौन सा है, और उस पर्यावरण के घटक में भी मानव पर्यावरण का घटक पूछा गया है हमसे। तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी है, समुदाय। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कहता है प्रश्न नंबर 8 में मिन्हाज ए सिराज कौन था। तो ये कौन था, ये एक इतिहासकार था, बहुत जाना और बहुत फेमस इतिहासकार है मिन्हाज सिराज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 में गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया किसको, गुरु अंगद देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 तो कहता है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो किस में होती है सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धारा क्या कहलाती है। ये कहलाती है महासागरीय धाराएं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे कहता है मुगल काल में वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था। मुगल काल में जो वित्तीय अधिकारी था वो कहलाता था दीवान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, तो सेक्शन बी हमारा शुरू हो जाता है। तो जैसे सेकंड प्रश्न हमसे पूछा गया है, कहता है कि संत कबीर के किन उपदेशों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों अपनाना चाहेंगे। तो ठीक है, तो संत कबीर के कौन कौन से उपदेश थे। तो पहला था निर्गुण भक्ति। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तीसरा जो था इनका जो उपदेश था वो ये था कि जो संत कबीर थे ये बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ ये लोगों को अवेयर करते थे। ठीक है, ये इनके उपदेश थे। तो हम इनके उपदेशों को क्यों अपनाते हैं, इनके उपदेशों को हमें क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके उपदेशों के माध्यम से हम समाज में क्या एक जागरूकता ला सकते हैं और समाज में हम एक भाईचारा ला सकते हैं, जिससे समाज जो है वो एक भाईचारे के रूप में, एक जो एकता के रूप में समाज पहचाना जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3 कहता है पवन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पवन के कई प्रकार होते हैं, जैसे पछुआ पवने, ठीक है। उसके बाद दूसरा व्यापारिक पवने, ठीक है। फिर मानसूनी पवने, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब पवन के क्या हैं, प्रकार है, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने और मानसूनी पवने, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। इसके बाद आगे कहता है हमसे, कहता है तापमान और आतपन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं हम। ये देखिए आप इसका उत्तर देख पा रहे हैं। ये मुख्य अंतर क्या है इनमें मुख्य अंतर ये है कि हम आपतन को क्या बोलते हैं, हम ऊष्मा भी बोल सकते हैं। ऊष्मा जो है ये तापीय ऊर्जा से संबंधित होती है, जबकि तापमान आणविक गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है। ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण है, जबकि तापमान एक गुण है जो वस्तु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न जो 3 था तापमान और आपतन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न 4 में जो है ये देखिए हमें कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं कि नयनार सन किसके उपासक थे। तो नयनार सन जो थे ये शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर जो शिव है इसका वो सही उत्तर है। इसके बाद जयदेव ने किसकी रचना की, गीत गोविंद की रचना की। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता संविधान द्वारा दिए गए समानता स्थापित करने वाले इन 3 प्रावधानों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इनके प्रावधानों को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, तो ये समानता के अधिकार हैं जो हमें समाज ने हमें जो है संविधान ने दिए हैं। तो ये अनुच्छेद क्या है, ये अनुच्छेद 14 है जो हमें समानता के अधिकार के बारे में बताता है कि कानून के जो अधिकार है वो सभी के लिए समान है, ठीक है। फिर ये है हमारा अनुच्छेद 15 जो क्या बताता है, ये बताता है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये है हमारा अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता के बारे में बताता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 17, ठीक है, जो क्या बताता है, ये अस्पृश्यता के अंत को बताता है। और इसके बाद है अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। तो इस तरीके से हमारा संविधान जो है वो समानता पर इन अनुच्छेदों के माध्यम से क्या है वो संविधान जो है वो समानता के बारे में बताता है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात एक सुविकसित तंत्र है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर, देखिए ये इसका उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर है, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये क्या है, ये बेसिन बेसिकली जो है ये यातायात के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। यातायात के लिए काफ़ी फेमस है क्योंकि इन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इन नदियों के माध्यम से जो है जल यातायात के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को आसानी से पहुंचाया जाता है। तो एक तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये काफ़ी एक सुव्यवस्थित जो है वो क्या है, वो एक सुव्यवस्थित यातायात का एक तंत्र है जो आज के वर्तमान समय में काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान को इस नदी तंत्र के माध्यम से पानी के जहाज़ों पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका उत्तर। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न जो है प्रश्न 6 में ही अथवा में पूछा गया है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अधिक जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर। चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दी गई है। क्या है जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय है, जनसंख्या जव की मात्रा का एक मापक होता है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जनसंख्या घनत्व की एक परिभाषा दी गई है हमें। तो चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र में जो है वो जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है एक ये मैदानी इलाका है जहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, फसल उगाने के लिए यहाँ समतल भूमि उपलब्ध है। मैदानी क्षेत्र मनुष्य के रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप इन मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व बहुत
अधिक है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 7 में, यदि आप एक खिलौना किसी मॉल से खरीदते तो महंगा आता है, लेकिन वैसे ही खिलौना आप साप्ताहिक बाजार से खरीदते तो सस्ता आता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे देखिए कारण क्या है कि अगर हम किसी मॉल से खिलौना को खरीदते हैं तो उस मॉल में क्या होता है, वो मॉल में जो भी सामान आता है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उस सामान के साथ उस मॉल की जो अंदर में दुकानें होती है वो सब दुकानदार अपनी लागत को माल के लागत के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो भी बिजली जो चल रही है उस बिजली का दुकान मॉल में जो दुकानें चल रही हैं उसकी बिजली का खर्चा, उसके श्रमिकों का खर्चा जो दुकानों में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई एसी लगा हुआ है तो उस एसी का खर्चा, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी खर्चे हैं, इन सभी को किस में, किसी भी खिलौने की वस्तु जो होता है, ये खिलौने के अलावा जो भी वस्तु है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वस्तु जो है मॉल में बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि जितनी भी लागतें हैं वस्तु के अलावा जो मॉल में दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों को चलाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब की लागतों को खिलौने की लागत में, खिलौने की कीमत में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये खिलौना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। लेकिन अगर हम साप्ताहिक बाज़ार की बात करते हैं तो साप्ताहिक बाज़ार में खिलौना जो है वो मॉल की अपेक्षा क्या है, वो सस्ता होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि इस तरह की लागत जो है वो, जो लागत मॉल में जोड़ी जा रही है वस्तु की कीमत में, खिलौने की कीमत में, वो लागत बाज़ार में उतने बड़े स्तर पर जोड़ी नहीं जाती, इसीलिए ये काफ़ी सस्ता होता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉल से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो महंगा होगा, लेकिन अगर वही सामान हम साप्ताहिक बाज़ार से खरीदें तो वो क्या होता है, हमारा सस्ता होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और आगे भी दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है, एक अनुच्छेद दिया गया है, तो डायरेक्ट हम इसके प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है अफसाना मंसूरी कितने वर्ष की उम्र में समाज द्वारा खिड़की की दीवार को पार कर चुकी थी? इसका जो सही आंसर है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 13 वर्ष। ठीक है, तो 13 वर्ष इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे कहता है अफसाना मंसूरी आज कहाँ पहुँच चुकी है? ऑप्शन नंबर सी, नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन में अफसाना मंसूरी पहुँच चुकी है। ठीक है, इसके बाद कहता है अफसाना अपने जैसे 5 अन्य लड़कियों को प्रेरणा जो है वो कैसे बनी? तो अफसाना को देखकर दूसरी लड़कियों को जो प्रेरणा मिली वो कैसे मिली? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है अफसाना ने अपने जीवन में करी, तो इसका सही आंसर जो है वो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ भी हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, तो हमें ये अनुच्छेद दिया हुआ, तो इन्हीं के आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न कहता है समाज में लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव कहलाता है क्या? लिंग भेदभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, वे खाना पकाने में निपुण हैं, ये किसके लिए बोला जाता है? ये बोला जाता है लड़कियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कहता है तीसरा, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किस समाज अथवा देश की प्रगति के लिए क्या है? ये बाधक होता है। ठीक है, अगर हम भेदभाव करेंगे तो समाज में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये बाधक हो जाती हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में भी आप देख रहे हैं एक अनुच्छेद है, तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। कहता है पहले प्रश्न में कहता है पुराने मुगल प्रांतों से बने किन्हीं 2 राज्य का नाम लिखिए। तो ये देखिए, ये आपके पास 3 राज्य हैं, इनमें से किसी 2 का नाम आप लिख सकते हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो कोई 2 राज्य का आप इन तीनों में से नाम लिख सकते हैं। कहता है मुर्शिद कुली खान किस राज्य का संस्थापक था? तो मुर्शिद कुली खान जो था वो किसका संस्थापक था? मुर्शिद कुली खान जो था वो था बंगाल का संस्थापक। ठीक है, बंगाल का संस्थापक। इसके बाद ये कहता है मुग़ल दरबार में किनका स्थान ऊंचा था और क्यों था? तो मुग़ल दरबार में किनका स्थान ऊंचा था? तो देखिए, शहादत खान का, मुर्शिद कुली खान का और आसफ़ जहाँ का, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुग़ल दरबार में ऊंचा स्थान था, और मुग़ल बादशाह जो है वो इन पर भरोसा और विश्वास करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, कहता है प्रश्न नंबर 11 में कहता है ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए इसका जो उत्तर है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरित जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसके बाद कहता है आगे प्रश्न नंबर सेकंड में कहता है जल के अपने न्यूनतम स्तर पर आकर पीछे तट से पीछे चले जाने को क्या कहते हैं। तो पीछे चले जाना तट से क्या कहलाता है। तो देखिए जब जल पीछे तट से पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ठीक है, भाटा कहलाता है। आगे कहता है पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आने का क्या कारण होता है। तो ज्वार भाटा आने का क्या कारण है, तो यह है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ। ठीक है, तो जो सूर्य और चंद्रमा जो अपनी गुरुत्वाकर्षण पावर लगाते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। और ज्वार किसे कहते हैं, तो ज्वार का जो सही आंसर है ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, 11th के 4 का उत्तर ज्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा है इसका प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। तो चलिए अब देखते हैं, मानचित्र पर आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, तो देखते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर है 12 हमारा। तो इस 12 में हमें कुछ भरना है। तो देखिए जैसे हमसे पूछा गया है मालवा, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद और अवध, तो हमें इन्हें भरना है। तो देखिए अगर हम मालवा की बात करते हैं तो मालवा कहाँ है हमारा, ये है हमारा मालवा। ठीक है, मालवा हमारा यहाँ है। ठीक है, इसके बाद गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा क्या, गुजरात। ठीक है, इसके बाद अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो ये है हमारा हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बंगाल की तो ये है हमारा बंगाल। और फिर इसके बाद अगर हम अवध की बात करते हैं तो ये है हमारा अवध। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस नक्शे को भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे।